हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बच्चों, कल एक रिड्यूस सिलेबस को लेकर न्यूज़ आई है जो बिल्कुल सही है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके सामने बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन लेकर हाजिर हुआ हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ओल्ड या फिर न्यू, या फिर कौन कौन से चैप्टर हैं सर जो अब नीट के सिलेबस में हैं और कौन कौन से चैप्टर नीट के सिलेबस से हटा दिए गए हैं, और जो चैप्टर अब नीट के सिलेबस में है क्या उनमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐड किया गया है जो टॉपिक पहले प्रेजेंट नहीं था, या सर जो चैप्टर अभी नीट के सिलेबस में है क्या इनमें से भी कोई टॉपिक हटाया गया है, या फिर ये जो भी चीज हुई है इसका स्टूडेंट की प्रिपरेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या पेपर इजी आएगा, पेपर इंटरमीडिएट आएगा, डिफिकल्ट आएगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से। बच्चों, लिविंग वर्ल्ड में जो न्यू एनसीईआरटी है जो आपको फॉलो करनी है, उसके अंदर जो आप जनरल कैरेक्टर पढ़ते थे लिविंग के, जिसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ये पोर्शन हटा दिया गया है। टेक्सोनॉमिक की म्यूजियम, बॉटेनिकल गार्डन आप पढ़ते थे, जूलॉजिकल पार्क, ये पोर्शन भी हटा दिया गया है। मतलब आपको ये पोर्शन नहीं पढ़ना है। इसके अंदर आपको जो पढ़ना है वो आपका टेक्सोनॉमी है, आपका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये आपको पढ़ना है। और यही आपका नीट का जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अंदर डाला गया है। बट नीट के सिलेबस में एक लाइन और लिखी है, व्हाट इज लिविंग। तो अगर व्हाट इज लिविंग लिखा हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जनरल कैरेक्टर ऑफ लिविंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि व्हाट इज लिविंग लिखा है तो हो सकता है ये चीजों के बारे में प्रश्न आ जाए। क्लियर है। दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, नीट का जो सिलेबस है उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका मोनेरा दिया है, प्रोटिस्टा दिया है, आपका फंगस है, ठीक, आपका वायरस, वायरॉइड, प्रायंस, आपका लाइकन है, कोई चीज नहीं है। और वहां सिलेबस में लिखा हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बट सिलेबस में 2 किंगडम, 3 किंगडम नहीं लिखा है। बट आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें 2 किंगडम, 3 किंगडम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इन टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा, आप 2 किंगडम, 3 किंगडम अपनी न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी से पूरा का पूरा कवर करिएगा। कुल मिलाकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ो या न्यू एनसीईआरटी से पढ़ो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम। बच्चों, प्लांट किंगडम जो है आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, और जो नीट का जो सिलेबस है उसमें प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी से लेके ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो पूरा आएगा। न्यू एनसीईआरटी में एंजियोस्पर्म को हटा दिया गया है प्लांट किंगडम से, बट इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एंजियोस्पर्म ऑलरेडी बच्चा डिटेल में क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पढ़ता है। दूसरा, न्यू एनसीईआरटी में जो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी उनको हटा दिया गया है, बट उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी जब आप नॉर्मल पढ़ते हो, जिम्नोस्पर्म पढ़ते हो, तो वहां उनकी लाइफ साइकिल भी आप पढ़ते हो। तो कुल मिलाकर मैं प्लांट किंगडम की बात करूं तो आपको यह चैप्टर पूरा पढ़ना है। आप चाहे ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ो इस चैप्टर को या न्यू एनसीईआरटी से पढ़ो, आपकी इस चैप्टर को लेकर कोई भी जिंदगी नहीं बदलने वाली। ठीक है, तो आपको प्लांट किंगडम को लेकर क्लियर है। प्लांट किंगडम में स्टार्टिंग में आपका जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, इसको नीट के अपडेटेड सिलेबस में नहीं रखा गया है, बट ये आपकी एनसीईआरटी में है। आपको ये पूरा का पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कुछ चेंजेस हैं।
आप इसको ध्यान से समझिएगा। आप रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड, फ्रूट पढ़ते थे, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, आपको पूरा पढ़ना है। बट फैमिलीज को लेके थोड़ा सा चेंज है बच्चों। न्यू एनसीईआरटी में आपका ब्रेसिकेसी फैमिली, जिसको आप क्रूसीफेरी बोलते हो, उसका फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है। मतलब इसको पहले भी पढ़ाया जाता था और अब भी पढ़ाया जाएगा। बट पुरानी एनसीईआरटी में फैबेसी फैमिली थी, जिसको नई एनसीईआरटी से हटा दिया गया है और यहां सिर्फ दो ही फैमिली रखी हैं। ब्रेसिकेसी का फ्लोरल डायग्राम बना है और सोलेनेसी फैमिली के बारे में बताया गया है, बट लिलिएसी फैमिली को हटा दिया गया है। बट नीट का जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें ब्रेसिकेसी को रखा गया है। ब्रेसिकेसी को ही क्रूसीफेरी बोलते हैं, तो वहां पर आपको ब्रेसिकेसी की जगह क्रूसीफेरी नाम से आपको मिलेगा। फेबेसी की जगह वहां पर आपको लेग्यूमिनेसी नाम से मिलेगा। तो आपको लेग्यूमिनेसी पढ़नी है, मतलब आपको फेबेसी फैमिली पढ़नी है। वहां सोलेनेसी भी मेंशन है और लिलिएसी भी मेंशन है और एक दो फैमिली और मेंशन है, जिसको लेकर आपको पैनिक नहीं होना है। जैसे ग्रैमिनी फैमिली, जिसको आप पोएसी फैमिली बोलते हैं, जिनके अंदर ग्रास को रखा गया है, ये मेंशन है। कॉम्पोसिटी, जिसको आप एस्ट्रेसी फैमिली बोलते हैं, जिसके अंदर सनफ्लावर है, ये मेंशन है। मालवेसी, जिसके अंदर कॉटन आता है, ये फैमिली मेंशन है। मतलब आपको ब्रेसिकेसी पढ़नी है, फेबेसी पढ़नी है, सोलिनेसी पढ़नी है, लिलिएसी पढ़नी है, ग्रैमिनी पढ़नी है, मालवेसी पढ़नी है, आपको कॉम्पोसिटी पढ़नी है। तो ये जो दो तीन फैमिली ऐड हुई है, इनको लेके पैनिक मत होइए, क्योंकि सनफ्लावर के बारे में तो आप काफी इंफॉर्मेशन पहले ही पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर सिमेट्री कौन सी होगी, इसमें इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होगा, इसमें एस्टिवेशन कौन सा होगा, इसका फ्रूट कौन सा होता है, ये आपका ऑलरेडी जनरल मॉर्फोलॉजी में आ ही जाता है। तो आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं हम, एनाटमी। बच्चों एनाटमी की जो आप न्यू एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें से जो आपके टाइप्स ऑफ टिश्यू होते थे, जिसमें आपका पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा है ना, जिसमें आपका एपिकल मेरिस्टेम आता था, इंटरकैरियरी, लेटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारा पोर्शन हटा दिया गया है। इवन जाइलम एंड फिलोएम भी हटा दिए गए हैं। सीधा आपका एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये बताया गया है। डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, इनके बारे में बताया गया है और सेकेंडरी ग्रोथ पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो नीट का जो आपका अपडेटेड सिलेबस है उसके अंदर ये जो पोर्शन जो हटाया गया है ये मेंशन नहीं है, बट वहां पर टिश्यू मेंशन है। तो जब टिश्यू मेंशन है तो मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा जाइलम और फिलोएम के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। आपको पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है यहां से सवाल आ जाए, बट वहां एज सच जाइलम, फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सब नाम मेंशन नहीं किए हैं। तो प्लांट एनाटॉमी का जो सिलेबस है काफी रिड्यूस हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोई चेंज नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। इन दोनों चैप्टर को आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ो या न्यू एनसीईआरटी से पढ़ो, आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आगे चलते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। बच्चों ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कंप्लीटली हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीटली हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एज सच प्रेजेंट है, आपको दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। आप इन दोनों चैप्टर को चाहे पुरानी एनसीईआरटी से पढ़िए या नई एनसीईआरटी से पढ़िए, कंटेंट बिल्कुल सेम है, आपकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में आप नई एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां से आपका फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन और डोरमेंसी वाला जो पार्ट है उसको हटा दिया गया है। तो आपका जो नीट का अपडेटेड सिलेबस है उसमें भी फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन और सीड डोरमेंसी को नहीं रखा गया है, तो आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। आपको ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड
और जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता था डेवलपमेंट, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ये सब आपको पढ़ना है। तो क्लास 11th को लेकर, बॉटनी के सिलेबस को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा, क्लास 12 से जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर था उसको हटा दिया गया है, आपको वो नहीं पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट आपको पढ़ना है। आप इसको चाहे ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़िए या न्यू एनसीईआरटी से पढ़िए, कोई भी टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, आपकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पूरा पढ़ना है, कोई चेंज नहीं है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा पढ़ना है, कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर पूरा पढ़ना है, कोई भी चेंज नहीं है। स्ट्रेटेजी वाला जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, बट स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर में आप जो टिश्यू कल्चर वाला पार्ट पढ़ते थे वो टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि उस टॉपिक को बॉटनी से हटा के जूलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में डाल दिया गया है। तो स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर में जो स्टार्टिंग का प्लांट ब्रीडिंग वाला पोर्शन होता था, बायोफोर्टिफिकेशन वाला पोर्शन होता था, वो आपको नहीं पढ़ना है, बट प्लांट टिश्यू कल्चर वाला पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा जूलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर। इकोलॉजी की मैं बात करता हूं तो बच्चों, इकोलॉजी में आपके 3 चैप्टर रखे गए हैं। आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हटा दिया गया है, बाकी तीनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो बच्चों, मैंने आपको क्लास 11th और 12th की बॉटनी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी। अब ये जो चीज हुई है इससे स्टूडेंट की प्रिपरेशन में क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों, अगर मैं आपसे ये मान लेता हूं कि क्लास 12 से 52% नीट में आता था, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं अप्रोक्सीमेट, तो वो 52% जो क्वेश्चन आते थे क्लास 12 के नीट के पेपर में बॉटनी पोर्शन में, उसके अंदर आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भी होता था, जहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना थी। आपका स्ट्रेटेजी का जो पोर्शन हटा है वहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना थी। पॉल्यूशन वाला चैप्टर जो हटा है वहां से 2 क्वेश्चन आने की संभावना थी। तो कुल मिलाकर 2 या 3-4 क्वेश्चन का आपका लॉस हुआ है। लेकिन जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर अब जो क्वेश्चंस के नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे, बट बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ेंगे क्लास 12 के रेस्पेक्ट में, अगर मैं बॉटनी पोर्शन को देखता हूं। क्योंकि जो चैप्टर गए हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने साथ 15 क्वेश्चन लेके गए हैं, वो अपने साथ 3 से 4 क्वेश्चन लेकर गए हैं। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इकोलॉजी के बाकी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आ जाएं, या मॉलिक्यूलर बेसिस या प्रिंसिपल से 1 क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, तो आपकी प्रिपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब क्लास 11 की बात करूं तो हां, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, मिनरल न्यूट्रिशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते थे, और प्लांट ग्रोथ का जो फोटोपेरिडिज्म वल्नेशन वाला पार्ट हटा है वहां से भी आपका क्वेश्चन आता था। तो अगर मैं बात करूं 5 से 6 क्वेश्चन का लॉस आपका यहां पर हो गया है। लेकिन बाकी जो चैप्टर्स हैं वहां पर आप इन क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आपकी प्रिपरेशन में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब सुनने में आता है, आप 50 वीडियो देखते हैं कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, पेपर एम्स के लेवल का आएगा, पेपर एनएमसी बना रहा है, पेपर वो बना रहा है, फुलाना ढिमकाना, ये सब सुनने में आता है। बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेपर इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, इंटरमीडिएट आएगा। देखिए, डिफिकल्ट पेपर बनाने का मतलब यह नहीं होता कि आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर बनाएं। डिफिकल्ट पेपर बनाने का मतलब यह होता है कि आपके पास ऑलरेडी बॉटनी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। आप पेपर को अगर डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं, आप प्लांट किंगडम से, जेनेटिक्स से, इकोलॉजी से, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली डिजाइन करिए, वो क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हम आपको इतने अच्छे से लेके चलते हैं, इतने अच्छे से ड्राइव करते हैं, इतने बेसिक से आपको पढ़ाते हैं, इतना कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाते हैं, तो आपको जो भी चीज पढ़ाई जा रही है आप बिल्कुल टीचर पे फेथ रखिए और उसको पढ़ाई करते रहिए, आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज का र्यूमर मत फैलाइए कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, पेपर वो बनाएगा, नहीं, पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा।
अगर पेपर एनसीईआरटी से बाहर देना होता तो फिर ये सिलेबस रिड्यूस करने की क्या जरूरत थी, कह देते भाई कुछ भी आ जाएगा। ऐसे नहीं होता, आपको जो पढ़ाया है आपको वही आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा। बट हां, पेपर कॉन्सेप्चुअली भी काफी ज्यादा आ सकता है। बट मुझे तो एनएमसी ने कॉल करके नहीं बताया कि पेपर किस तरह का आएगा, ये किसी भी टीचर को नहीं पता होता। बस लोग गैस करते हैं, रूमर्स क्रिएट करते हैं। क्या कोई आपको लिख के दे सकता है कि पेपर इस टाइप के आएगा? नहीं, लोग बस पेपर का प्रिडिक्शन कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो आपके जो चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी में हैं, करंट एनसीईआरटी में है, आप बिल्कुल उन सभी चैप्टर्स को कवर करिए। जो आपका अपडेटेड सिलेबस है उसको लेके आप बिल्कुल करते रहिए। आपको वही आएगा पेपर में जो आपके टीचर्स ने आपको क्लास में पढ़ाया है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं वही पेपर में आएगा। और बहुत सारी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई भी जाती है, आगे भी कराई जाएगी। करंट जो सिलेबस है उसके बेसिस पर आपके पेपर आपके डिजाइन किए जाएंगे, तो आप उसको लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसको प्रिपरेशन करना है, उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे कहूं कि कल को एक नया सिलेबस आया है जिसमें 10 चैप्टर ऐड कर दिए हैं, तो बच्चे चिल्लाएंगे 10 चैप्टर ऐड हो गए, अब हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे? बेटा, अब न्यूज आई कि आपके इतने चैप्टर डिलीट हो गए हैं। बच्चा यहां भी परेशान है कि यार इतने चैप्टर डिलीट हो गए, मतलब पेपर तो अब डिफिकल्ट आएगा। बच्चों, जीवन में पॉजिटिव रहिए, बी ऑप्टिमिस्ट। नए चैप्टर्स ऐड होने में भी दिक्कत है आपको, चैप्टर डिलीट होने में, सिलेबस कम होने भी आपको दिक्कत है। तो अगर आप नेगेटिविटी ढूंढेंगे तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही अपने अंदर मिल जाएगी। तो आप पॉजिटिव रहिए, जो सिलेबस है उसको लेके अच्छी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए और जान लगाकर पढ़ाई करिए। आपकी जिंदगी में इससे कुछ नहीं बदलने वाला, बट हां, आपकी प्रिपरेशन से, आपके मेडिकल कॉलेज में पहुंचने से आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। तो बच्चों, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। थैंक यू।